नमस्कार, मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं मनोज पांडे। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी हो रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान को अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को कल कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन पूरे झारखंड में चर्चा इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ और कौन ऐसे चेहरे हैं जो कल शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस कोटे से कौन लोग कल शपथ लेंगे, राजद कोटे से कल कौन शपथ लेंगे, इसको लेकर लगातार चर्चा शुरू है। लेकिन फॉलोअप के पास जो जानकारी है उसके अनुसार कल हेमंत सोरेन अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और कोई मंत्री शपथ नहीं ले सकते। शाम तक ये चर्चा थी कि हो सकता है कि 3 लोग शपथ ले सकते हैं, एक राजद कोटे से, एक कांग्रेस कोटे से और एक जेएमएम कोटे से खुद हेमंत सोरेन। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार हेमंत सोरेन अकेले शपथ लेंगे। क्यों ऐसा हुआ कि हेमंत सोरेन अकेले शपथ ले रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य शपथ ग्रहण समारोह, उसमें कौन लोग, खास लोग जो है शामिल होने वाले हैं। आप सब ने देखा कि कल किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दिल्ली में कई कांग्रेस के बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन ने जाकर न्योता दिया, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अभी जो एक लिस्ट जारी की गई है 18 लोगों की जो वीआईपी गेस्ट होंगे, जो कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उनका नाम पहले मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। उसके बाद पांडे जी और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय दोनों जुड़ेंगे और विस्तृत रूप में बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि अकेले मुख्यमंत्री को कल शपथ लेना पड़ रहा है। पहला जो गेस्ट में नाम है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, कांग्रेस के नेता हैं। शरद पवार हैं, जो एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी हैं, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी की अध्यक्ष हैं बंगाल में। इसके अलावे कोंकल संगमा हैं, जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान हैं, जो पंजाब के सीएम हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य हैं, जो महासचिव हैं मासस के। अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे हैं, जो शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव हैं, जो सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। महबूबा मुफ्ती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की। उदय स्टालिन हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। डीके शिव कुमार हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। तेजस्वी यादव हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, राजद के नेता हैं। मनीष सिसोदिया हैं, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। राजेश रंजन पप्पू यादव, जो सांसद हैं और इस चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही। करीब 1 महीने तक लगातार उन्होंने अलग अलग इलाकों में कैंपेनिंग किया। संजय सिंह हैं, जो सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद हैं। पांडे जी, पहला सवाल आपसे, क्या कल हेमंत सोरेन अकेले शपथ ले रहे हैं? अभी अगर सूत्रों पे विश्वास करें तो वो अकेले ही शपथ लेंगे, क्योंकि बाकी दलों से ना ही नाम आया है, ना ही सहमति मांगी गई है। रही बात माले की, तो माले से अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है कि आप मंत्री पद लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे। एक बचता है कांग्रेस और आरजेडी। आरजेडी में बहुत एक अनार है 100 बीमार वाली कहानी है, तो वहाँ भी टसल है। रही बात कांग्रेस में भी, कांग्रेस के भी आला नेताओं ने, आला कमान ने अभी कोई नाम नहीं सुझाया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण जो है वो सिर्फ अकेला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। तो बिल्कुल ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह और जो जानकारी है उसके अनुसार अकेले हेमंत सोरेन कल शपथ लेंगे। संजय फोन लाइन से जुड़े हैं बेंगलुरु से हमारे साथ। संजय, क्या कल अकेले हेमंत सोरेन जी शपथ ले रहे हैं कि और कोई चेहरे शामिल हो सकते हैं? सनी, अभी 9:15 हो रहा है रात का और अब तक यही तय है कि सिर्फ हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और दरअसल इसके पीछे की रणनीति दरअसल ये है कि आप देखेंगे कि जो पूरा झारखंड में चुनाव हुआ है, भले ही इंडिया अलायंस में बाकी दूसरे कई दल हैं, पहले तो एक इसमें सुधार करना होगा जो आप इंट्रो में बोल रहे थे कि दीपांकर भट्टाचार्य का जो परिचय है वो मासस के महासचिव, मासस तो अब रहा नहीं, मासस का माले में विलय हो गया है, वो माले के महासचिव है। दूसरी बात यह है कि ये पूरा जो चुनाव हुआ सनी, उसको आप देखिए कि हेमंत सोरेन के चेहरे पे लड़ा गया।
कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वामदल हो, ये सब हेमंत सोरेन की छाया में चुनाव लड़ रहे थे। तो कल का जो कार्यक्रम है वो हेमंत समारोह है, वो मेगा शो कल होने जा रहा है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। और यही वजह है कि अब तक दूसरा नाम यह माना जा रहा है कि तय नहीं हो पाया। लेकिन आप देखिए कि क्या बाकी में ऐसी परिस्थितियां हैं कि तय नहीं हो पाया? ऐसी तो बात है नहीं कि कोई नई सरकार बन रही है। नई सरकार तो बन रही है, लेकिन पुरानी सरकार भी जो है हेमंत सोरेन ने ही संभाला और बाकी के जो दल थे वही शामिल थे। जहां तक माले की बात है तो माले की तरफ से या फिर जेएमएम की तरफ से, जो कि बड़ा भाई की भूमिका में है इंडिया अलायंस में झारखंड में, उसके तरफ से भी कोई बातचीत माले के बड़े नेताओं से नहीं हो पाई है अब तक। और माले, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि वो सरकार में यानी कि कोई मंत्रिमंडल में शामिल होने पे जो है माले के नेता जो है उस पर सहमति ना दें। तो बात रही लेकिन कि माले का कांग्रेस तो और लेकर राजद- तो ठीक है, लेकिन अब तक जो चर्चा थी संजय की एक हेमंत सोरेन और एक राजद और एक कांग्रेस के लोग जो है शपथ ले सकते हैं, तो ये दोनों नाम आखिरी समय में क्यों कटा? नहीं, देखिए राजद में इस बार दरअसल हुआ क्या है कि इस बार 4 एमएलए जीत करके आए हैं। अब चारों एमएलए ने अपने अपने तरीके से जाकर के पटना में, जो कि आरजेडी का सब कुछ वहां से तय होना है, तो लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं और जो अभी पार्टी संभालते हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उनके पास जाकर के इन चारों ने दावेदारी अपने तरीके से ठोक दी है। अब दरअसल है क्या कि राजद ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। राजद के नेता, जो मेरे पास जो खबरें हैं कि तेजस्वी यादव जब कल आएंगे, चूंकि शाम में शपथ ग्रहण समारोह है, उसके ठीक पहले चारों विधायकों के साथ और राजद झारखंड के जो बड़े नेता हैं उनके साथ एक बैठक करके एक नाम पर सहमति बनेगी। चूंकि एक ही पद मिलने जा रहा है मंत्रालय का, तो उसमें कल स्पष्ट होगा। लेकिन चर्चा है कि सुरेश पासवान और गोड्डा के जो विधायक हैं संजय यादव, दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है। देखिए, सकने में तो फिर संजय सिंह यादव भी हैं, क्योंकि झारखंड राजद के अध्यक्ष हैं, नरेश वो सिंह भी हैं। हुसैनाबाद वाले। लेकिन नरेश सिंह चूंकि पहली दफा जीत करके आए हैं और राजद से उनका जो संबंध है वो भी चुनाव से ठीक पहले बना है, तो ऐसे में नरेश सिंह के नाम पे तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई संभावना दिख रही है। लेकिन संजय प्रसाद यादव गोड्डा वाले और संजय सिंह यादव हुसैनाबाद वाले, इन दोनों का नाम भी जो है काफी चर्चा में है। सुरेश पासवान एक हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी से भी मिनिस्टर्स को रखना है, तो हो सकता है पिछले दफा भी आपको याद होगा कि सत्यानंद भोक्ता एससी कैटेगरी के ही मंत्री थे। तो उस लिहाज से चूंकि सत्यानंद भोक्ता तो खुद चुनाव लड़ नहीं पाए और उनकी बहुत चुनाव हार गई, तो सुरेश पासवान का भी नाम चल रहा है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ राजद के भीतर जो सिचुएशन बन रहा है, उसमें गोड्डा से जो चुनाव जीत करके आए हैं संजय प्रसाद यादव, उनकी जो मजबूती है पार्टी के भीतर वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। और राजद के झारखंड के जो नेता हैं वो भी चाह रहे हैं कि संजय प्रसाद यादव को मौका मिले, लेकिन तय करना है तेजस्वी को। इसमें न तय हेमंत सोरेन को करना है न कांग्रेस को करना है। राजद अपने कोटे के मंत्री का नाम राजद खुद तय करेगा। तो अभी तक तय नहीं हो पाया है। नहीं, अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं। कांग्रेस से कांग्रेस की भी यही हाल है। कांग्रेस के लिए जितने भी विधायक हैं जो मंत्री पद की रेस में हैं, वो दिल्ली में जाकर के अपनी हाजिरी लगा। पांडे जी से भी जान लेते। पांडे जी, क्या कांग्रेस भी एक नाम नहीं तय कर पा रहा है? संजय बता रहे हैं कि सभी दिल्ली में ही अभी तक डटे हुए हैं। देखिए, अब चूंकि मीर साहब रांची आ गए हैं तो अब मीर साहब से ही किया जाए। चूंकि ये भी माना जा रहा है कि अकेले अगर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो शपथ लेने के बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक होती है, तो कैसा लगेगा? कैबिनेट की बैठक में अकेले तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो तो कैबिनेट का पूरा पावर नहीं था, लेकिन फिर वो बैठक क्या, वो तो मुख्यमंत्री का आदेश। संजय कुछ बोल रहे हैं? हाँ। यहाँ जब जेल से लौट करके हेमंत सोरेन आए और सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस वक्त भी सीएम हेमंत अकेले ही लिए थे शपथ, और उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी की थी। और 19 में भी तो 1 महीना लगभग, आप याद रखिएगा, पूरा एक्सटेंशन होने में 1 महीने जैसा समय लग गया, धीरे धीरे हुआ। हाँ,
तो इस वजह से और मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण के बाद अपने सारे गेस्टों को सी ऑफ करेंगे, उसके बाद विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब एक समान तौर पे होता है कि दो आदमी रहे तो अच्छा लगेगा कि हाँ कैबिनेट का बैठक है। ऐसे तो मुख्यमंत्री में पूरा कैबिनेट का पावर होता है तो वो कर ही सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, इसको इस एक लाइन से समझिए कि दरअसल कोशिश ये है सीएम हेमंत सोरेन और उनके जो सलाहकार कमेटी कह लीजिए, उनकी जो पार्टी है, उनके तरफ से प्रयास यही है कि कल के समारोह में सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ ले। हालांकि कांग्रेस के झारखंड इकाई के कई सारे नेता जरूर यह चाह रहे हैं और इस प्रयास में भी हैं कि कांग्रेस कोटे से भी कम एक व्यक्ति भी शपथ ले ले। क्योंकि देखिए, दरअसल अभी की जो लड़ाई, अभी शपथ ग्रहण समारोह से महज 10 से 12-15 घंटे पहले की जो कश्मकश है कांग्रेस और झामुमो और राजद के भीतर, वो यही है कि हेमंत सोरेन के साथ जो शपथ लेगा, मैसेज उसका जाएगा कि भाई हेमंत सोरेन के बाद सरकार में किसकी ताकत है, नंबर 2 और नंबर 3 की बात। लेकिन दरअसल ये नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर ये मैसेज ही नहीं देना चाह रहा है, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन अकेले शपथ लेने की तैयारी में है। ये अब तक का डिसीजन, मैंने शुरुआत में ही आपके सवाल का जवाब देते हुए बोला था, उस वक्त 9:15 या 16 मिनट हो रहे थे। सर, आप देखिए कि कल अगर दिल्ली से कोई दबाव पड़ जाए हेमंत सोरेन के ऊपर और बोला जाए कि नहीं, एक व्यक्ति को तो कम से कम शपथ लेना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार तो है नहीं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश यह है कि मैसेज दे जाए कि हेमंत सोरेन की सरकार। क्या संजय, अभी कांग्रेस या आरजेडी उस स्थिति में है जो हेमंत सोरेन पे दबाव डाल दे या कोई उनके मन के खिलाफ भी जाके उनसे काम करा ले? अगर उनकी इच्छा होगी तो वो शपथ लेंगे, नहीं तो अकेला, चूंकि ये भव्य समारोह, भव्य चुनाव सिर्फ सोरेन जी के चेहरे पे आया हुआ है, तो हेमंत सोरेन का चेहरा ही कल सिर्फ सामने आए, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है, और यही वजह है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं पांडे जी। बात इसका नहीं है कि बाकी लोग उस पोजीशन में हैं कि नहीं है, प्रेशर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर नाम दिया भी जाएगा और हेमंत सोरेन अगर यह बोलते हैं कि बाद में कैबिनेट एक्सटेंशन जब होगा तो बाकी सारे लोगों को कराया जाएगा, तो बाकी लोग मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन अब तक नाम ही नहीं आया है, ना आरजेडी की तरफ से, माले की तरफ से तो सस्पेंस की स्थिति है। जो मैंने थोड़ी देर पहले माले के नेताओं से, जो सिर्फ बड़े नेता हैं माले के, उन लोगों से जो बातचीत हुई, जो यह तय करेंगे कि कौन मंत्री होगा नहीं होगा, शामिल होना है नहीं होना है, उन लोगों ने कहा कि अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है सरकार की तरफ, जेएमएम की तरफ से भी, और न ही माले की तरफ से। अच्छा संजय, कई नामों को लेकर चर्चा तो है। अभी शाम को एक अचानक से चर्चा शुरू हुई कि कल जब जेल में आलमगीर आलम से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी विधायक बनने के बाद गई, परिवार के लोग गए, उसके बाद ये चर्चा है कि दिल्ली ये चाह रहा है कि चूँकि एक मैसेज जाए, चूँकि उनको जेल भेजा गया और उसके बाद चुनाव हुआ और झारखंड में सबसे अधिक मतों से वो जीत कराई, तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या इरफान अंसारी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ फैसले होंगे सनी, वो दिल्ली से तय होता है। यहाँ प्रभारी जो है रिपोर्ट पेश करते हैं, बहुत सारा खेल होता है। देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। कांग्रेस में जो प्रभारी का जो खेल है, यहाँ जो भी प्रभारी यहाँ पे बना है, जो भी बनते रहा है, वो लोग अपने हिसाब से पार्टी को चलाते रहे। यही वजह है कि देखिए, कांग्रेस में जो भी जीत करके आए हैं वो इंडिविजुअल अपने ताकत और दम पे जीत के आए हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान जो है या फिर संगठन का योगदान, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे तो नहीं देख पाता। वो हेमंत सोरेन के नाम पर जीत के, हाँ, नाम है और उनका अपना दम है, पार्टी वैसी नहीं दिखी। मैं वही आगे बढ़ा रहा हूँ सनी, कि आप देखिए कि यहाँ अब प्रभारियों का रोल जो है बढ़ जाता है कांग्रेस पार्टी में। अब ये लोग तय करेंगे, और देखिए यही वजह है कि राष्ट्रीय पार्टियों का हाल जो है, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ, उसके पीछे की वजह यही है कि राष्ट्रीय पार्टियों में इतना मतलब प्रोसेस है और बीच के लोग आ जाते हैं। इसको आम भाषा में तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन दर्शक समझेंगे कि ये बीच वाले जो लोग हैं वही सबसे
बड़ी बाधा क्रिएट करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बन पाती है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं झारखंड जैसे जगहों पे या बिहार जैसे जगहों पे। आप देखिए बीजेपी की इतनी बड़ी हार हुई है, उसके पीछे भी ये सब चेहरे काम करते हैं जो बीच में आकर के जो है अचानक से अपना रोल प्ले करते हैं। तो बिल्कुल संजय, देखिए हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बाकी के जो लोग हो सनी, हाँ, उसमें सारे लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि क्या वो बाकी कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल धड़कनें बढ़ी है संजय। अगर हम लोग जो है 5 मिनट में प्रमंडल वाइज अगर चर्चा कर लें कि कौन कौन से नाम को लेकर मीडिया में चर्चा है, राजनीति में चर्चा है, आम लोगों में चर्चा है, अगर संथाल से ही शुरू किया जाए, आपको क्या लगता है कि बाबा पांडे जी पहले आप सबसे अधिक बीमार संथाल से ही हैं सारे दल में। आरजेडी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और जेएमएम से भी हैं। और माना जा रहा है कि हर कोई 2-2 आदमी वहां से देगा। आरजेडी चूंकि एक मतलब है तो तीनों 2-2 मतलब 6 मिलेगा इस बार संथाल। आप समझ लीजिए 6 तो हो गए नहीं ना, तीसरे में तो सिर्फ एक वहां पे। देखिए अब वहां से संजय यादव भी आरजेडी के और देवघर से सुरेश पासवान, 2 आरजेडी के दोनों हैं। दोनों में से एक हाँ लगभग माना जा सकता मतलब है। ये माना जा रहा है कि यादव समुदाय की पॉलिटिक्स करती है अधिकतर, तो यादव समुदाय से ही दिया जा सकता है। या हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की स्थिति में संजय यादव जो गोड्डा वाले हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के और हुसैनाबाद को मिल सकता है मिनिस्टर का जगह। तो कांग्रेस में अब आइए। कांग्रेस में अब देखिए दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, एक ही जिला, एक ही प्रमंडल। हाँ, इरफान अंसारी, आलमगीर साहब की बेगम जो हैं वो, उसके अलावा आप देखिए स्टीफन मारांडी, खुद बसंत सोरेन, लुइस मारांडी जेएमएम से, तो हफीजुल हसन अंसारी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्पीकर भी हैं उसी नाला से और उनके कई समर्थक ये स्ट्रांगली बात बोल रहे हैं और ऐसा लगता भी है कि वो मंत्री बनेंगे तो अच्छा वोकल रहेंगे और मतलब सरकार का पक्ष उतनी अच्छी मतलब से। इस बार वो चाह रहे हैं कि कैबिनेट, हाँ उनके लोग चाह रहे हैं कि वो कैबिनेट बने, पर ये अब कैबिनेट मंत्री मिलता है नहीं मिलता है या फिर से स्पीकर का ही पद मिलेगा। तो इस तरीके से अब संथाल से चूंकि सिर्फ ट्राइबल और मुस्लिम ही चेहरा बना के अगर पार्टी उतारेंगी तो ऐसा होगा नहीं, तो वहां अदर कास्ट को भी जगह मिलेगी। तो चुन्ना सिंह का भी नाम है। चुन्ना सिंह का नाम फिलहाल नहीं है प्रबल दावेदारों में से, लेकिन प्रदीप यादव का प्रबल दावेदार में से एक नाम आपको है। क्या लगता है संथाल में जिस तरह से पांडे जी जो नाम गिनवा रहे हैं, इन नामों के अलावा और कोई नाम चर्चा में है और सबसे मजबूत नाम कौन लग रहा है आपको? देखिए चूंकि संभावित नामों की चर्चा हो रही है तो इसमें कौन नाम छोड़ सकते हैं आप? हर कोई जो है मंत्री पद की रेस में मान रहा है, लेकिन इतना यकीन रखिए कि मैक्सिमम ज्यादातर जो पुराने हेमंत सोरेन भी संथाल से, आप तो ये नाम लेना भूल गए। तो वहाँ तो मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर हैं। पुराने नाम जो है सनी हाँ, वो रिपीट होंगे, कुछ एक बदलाव होने हैं। जैसे आरजेडी से चूंकि ये तो स्पष्ट है कि सत्यानंद भोक्ता है नहीं, तो उनके जगह पे कौन होगा? तो वहां पे चर्चा हो रही है कि क्या संजय यादव या फिर सुरेश पासवान। तो आरजेडी की रणनीति तो ये भी हो सकती है संजय कि पिछली बार हम लोग एससी दिए थे, इस बार जो है वो यादव देंगे। नहीं बिल्कुल, और नहीं एक ये भी हो सकती है और दूसरा ये है कि एससी कैटेगरी आए थे और जेएमएम का दामन थामे हैं, लेकिन चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को हराए हैं, तो ऐसे में चर्चा ये है सनी कि उमाकांत रजक को जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि संजय प्रसाद यादव सबसे आगे चल रहे हैं आरजेडी कोटे से। अब नाम तय होने तक कौन पिछड़ जाएगा वो तो पार्टी और उनका किस्मत तय करेगी। गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से आगे चल रहे हैं, आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल आगे चल रहे हैं, और उसके पीछे की रीजन है, वजह है संजय प्रसाद यादव झारखंड राजद का चेहरा है। झारखंड हुसैनाबाद वाले भी संजय सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष तो है, लेकिन पूरा राजद के बारे में अगर आप सोचते हैं तो संजय यादव जो गोड्डा वाले हैं उनका नाम आपको सबसे पहले आ जाएगा सामने। तो कार्यकर्ताओं में और संगठन में भी जो है आरजेडी के भीतर यही चल रहा है। और तेजस्वी यादव आपको याद होंगे कि गोड्डा में आकर के उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस बार अगर सरकार में आते हैं तो संजय यादव को बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो अब देखिए होता क्या है। दूसरा संथाल से एक नाम आप हम लोग जो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं शायद, या फिर आप लोग कर चुके होंगे तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कि लुइस मरांडी का नाम जो है, जो नहीं लुइस मरांडी का नाम लिया गया। अच्छा हाँ, तो लुइस मरांडी का नाम जो है
वो एक चल रहा है। और चुन्ना सिंह को लेकर के जो पांडे जी बोल रहे हैं, मैं भी ये मान रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा जोर की दावेदारी तो नहीं है। लेकिन चुन्ना सिंह को लेकर के इसलिए बोला जा रहा है कि चूंकि मिथिलेश ठाकुर इस बार चुनाव हार गए हैं पलामू प्रमंडल से, और अगर कोई अपर क्लास को अगर रिप्रेजेंटेशन देना है जेएमएम के तरफ से, तो हो सकता है कि चुन्ना सिंह को मौका मिले। लेकिन अनंत प्रताप देव जो कि मिथिलेश ठाकुर के बहुत बड़े ये हैं, करीबी हैं, नजदीक के विधानसभा के हैं। हाँ, और वो भवनाथपुर से जीते हैं। और चूंकि पलामू प्रमंडल में मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाए जाने का बेनिफिट्स पूरे गठबंधन को मिला है, तो मुझे लगता है कि जेएमएम जो है ये कोई रिस्क नहीं लेगा। लेकिन चुनाव फॉरवर्ड जाति से आते हैं, पलामू प्रमंडल में एक ही फिलहाल वैसे हैं जिनको दिया जा सकता है, तो जेएमएम उसको क्यों चूकेगी? लेकिन चुन्ना सिंह के लिए ये कहा जा रहा है कि गांडे में जब उपचुनाव हुआ था तब, गांडे में अभी जब चुनाव हुआ तब, और मधुपुर में जो चुनाव हुआ, चुन्ना सिंह सिर्फ सारठ में चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने जाकर गांडे में भी समय दिया और मधुपुर में भी समय दिया, और उपचुनाव का भी हिसाब थोड़ा सा किया जा रहा है इसमें। उस हिसाब से अपनी दावेदारी जो खास करके चुन्ना सिंह के लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए सनी, अभी 56 जो जीत के आए हैं सबके साथ जो अलायंस के पास है एमएलए, उसमें से कोई एक नाम उठा लीजिए तो आपको लगेगा कि उसके साथ ये समीकरण बनता है, वो बन सकता है। चुन्ना सिंह के लोग जरूर चाह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता समर्थक फोन कॉल्स भी कर रहे हैं कि भैया क्या खबर है आपके पास, क्या बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हम लोगों के पास कोई बहुत पुख्ता खबर नहीं है इस चीज को लेकर के, जो फैक्ट है। लेकिन वो सरकार से आते हैं और जो समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपर क्लास के लिहाज से, तो वो अनंत प्रताप देव जो है सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे आगे अगर कोई चल रहा है अपर क्लास में जेएमएम कोटे से, तो अनंत प्रताप देव है। अगर जिम्मेदारी मिली तो मुझे जो लग रहा है कि अनंत प्रताप देव का नाम आ सकता है, क्योंकि उसमें मिथिलेश ठाकुर भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका एक बड़ा कद है, और वो जरूर यह प्रयास करेंगे, उनकी भी ये इच्छा होगी कि पलामू प्रमंडल में उनके जगह पे कोई जरूर मंत्री बन जाए, ताकि पलामू में जो जिस तरीके से उनका दावा है कि भले ही वो चुनाव हार गए हैं, विकास कार्य करते रहेंगे, तो उसमें उनको मदद मिलेगी। दूसरा, संथाल से जो है अल्पसंख्यक कोटे से हफीजुल हसन बने ही हैं। एमटी राजा इस बार चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं कि एमटी राजा ने खुद जो है आगे बढ़ करके इस तरीके की बातचीत की है कि वो मंत्रिमंडल में शायद शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो उसके पीछे की अब जो भी वजह रही होंगी, एक तो वो ये देख रहे होंगे कि कोई ऐसा समीकरण दिख नहीं रहा है, तो क्यों हम उस रेस में रहें। तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने यह संदेश दिया है, मैसेज दिया है। उनके जो चाहने वाले हैं, एमटी राजा ने खुद यह कहा है कि वो इस रेस में नहीं है। तो हफीजुल हसन रिपीट कर रहे हैं। इरफान अंसारी चूंकि आलमगीर आलम की जगह पे वो एमएलए बने, मंत्री बने थे, तो इरफान अंसारी मुझे लगता है कि फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि निशत आलम, जो आलमगीर आलम की पत्नी हैं, जो मैक्सिमम वोटों से जीती हैं, तकरीबन 79 या 89 हजार वोटों से, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क लेगी। खास करके राहुल गांधी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बहुत कठोर निर्णय लेते रहे हैं। हालांकि आप देखिए कि ये जो पैसा पकड़ाया था उनके पीए के नौकर के यहाँ से पकड़ा गया था, आलमगीर के आलम के यहाँ से, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और मुझे नहीं लगता है कि फिर से उस मुद्दे को जिंदा करना चाहेगी कांग्रेस। आलमगीर आलम की पत्नी को मंत्री बनाने का मतलब है कि फिर से वो जो है सिनेरियो में आ जाएंगे और फिर से कांग्रेस पे भी जो है हमला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार चुनाव भर में जो है आलमगीर आलम को जो है ये करते रहे, उन पे बयान देते रहे। तो मुझे लगता है कि इरफान अंसारी सेफ मोड में है। दीपिका पांडे भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर जाएंगी। और एक जो लड़ाई वहां पे जरूर है प्रदीप यादव की, लेकिन प्रदीप यादव मुझे लगता है कि विधायक दल का नेता के लिए भी पैरवी कर रहे हैं। और अगर वो विधायक दल का नेता बन जाते हैं तो फिर वो जो दावेदारी उनकी है कि वो मंत्री बने, तो वो उस दावेदारी उनकी जो है कमजोर हो जाएगी। तो बहुत तरीके से लोग लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि कोई फैक्ट फिगर नहीं है, ना मेरे पास ना बाकियों के पास। तो अनुमानित जो नाम है उस पर हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। अनूप सिंह का एक नाम जो है चल रहा है कांग्रेस कोटे से,
चूंकि वो अपर क्लास से आते हैं और दूसरी बार जीत करके आए, और ना केवल दूसरी बार जीत करके आए, उनकी जीत काफी अहम मानी जा रही है इस लिहाज से कि जयराम महतो को उन्होंने चुनाव में हरा करके आया। एक लिगेसी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के वो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अपना एक कमिटमेंट रहा है। और तब जबकि जयराम महतो की एक लहर चल रही थी उन इलाकों में, वहां पे उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव हरा करके वापस फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे वो आए हैं, तो उनका एक नाम चल रहा है कांग्रेस कोटे से। तो ये सब नाम जो है वो प्रमुख है। बाकी जेएमएम के तो ऑलरेडी आपको याद मालूम ही है दर्शकों को भी कि दीपक बिरुआ है जो कोल्हान से, रामदास सोरेन है, ये सब नाम ज्यादातर रिपीट होने जा रहे हैं। क्या दक्षिण छोटा नागपुर से जेएमएम इस बार किसी को मंत्री बना सकता है, इस इलाके से खास करके? इस इलाके से एक शिल्पी का नाम चल रहा है। शिल्पी के तो कांग्रेस कोटे से हैं। हाँ, कांग्रेस कोटे से मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर रामेश्वर उरांव का, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, काफी सीनियर हैं, अगर उनके जगह पे अगर कुछ होता है तो शिल्पी नेहा तिर्की का नाम जगह मिल सकता है शिल्पी नेहा तिर्की को। लेकिन एक चीज और है, एक चीज जो मुझे बताया जा रहा था थोड़ी देर पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जो बातचीत हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि बंधु तिर्की शायद कोई संसदीय सचिव का भी कुछ पोस्ट होता है शायद, तो अगर उसमें मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं उसको किनारे करता हूँ, लेकिन बंधु तिर्की कुछ और भी अपने में लगे हुए हैं। अगर शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्रालय नहीं मिलता है तो उनको कुछ एडजस्ट कर दिया जाए बंधु तिर्की को, वो एक चल रहा है। अगर रामेश्वर उरांव का को ड्रॉप किया जाता है, देखिए कल अगर रामेश्वर उरांव शपथ नहीं ले रहे हैं तो आप यह मान करके चलिए कि उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है। एक बदलाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, जेएमएम के जो अभी जैसे नीलकंठ सिंह मुंडा को रामसूरी मुंडा चुनाव हराए, कोचे मुंडा तोरपा में वहाँ पर सुदीप गुड़िया ने चुनाव हराया, गुमला से भूषण तिर्की फिर से तीसरी बार वो चुनाव जीत के आए, उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को वहाँ से चुनाव हराया। उनके बगल में चमरा लिंडा फिर जीते हैं, फिर जीगा सुसुरन होरो जीते हैं। तो एक चर्चा है कि क्रिश्चियन का जो है बहुत साथ मिला है और उन्हें कुछ मिला नहीं है बदले में, तो इस बार मैं अब तक कांग्रेस कोटे की बात कर रहा था सनी। हाँ। इधर पे भूषण तिर्की का भी नाम है, खूंटी से जो हराए हैं, चूंकि हेमंत सोरेन के बहुत चहेते हैं तो उनको भी मौका मिल सकता है, लेकिन भूषण फर्स्ट टाइमर है। हाँ, इसीलिए भूषण तिर्की का नाम सबसे आगे है। और आप ये देखिए कि मैं क्या बोल रहा था, ये जो आप देखिए कि इन लोगों को ये माना जा रहा था कि इन इलाकों में बहुत चुनौती है, लेकिन इन लोगों ने काफी अपनी जो भूमिका है वो बनाए रखी, और यही वजह है कि भूषण तिर्की फिर से चुनाव जीत करके आए। और चमरा लिंडा का जो आप नाम ले रहे हैं, भले ही चमरा लिंडा पार्टी में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय चेहरों के तौर पे जो है नहीं माने जाते हैं। एक तो वो सदन में भी बहुत कम आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चमरा लिंडा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके जो है पार्टी जो है फिर जो है कोई अपना किरकिरी मोल लेगी नए तरीके से। तो मुझे लगता है कि भूषण तिर्की वगैरह जैसे लोग जो हैं, जो पार्टी के समर्पित भी रहे हैं, और अगर ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो एक तो क्रिश्चियन कोटे से भी, ट्राइबल कोटे से भी उनको मौका के साथ साथ पार्टी के लिए भरोसेमंद भी हैं। ये सब नाम है चर्चा में, प्रमंडल के हिसाब से भी। हाँ, नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। तो इस कोटे से उनका नाम जरूर चर्चा चल रही है, लेकिन अब देखिए कि आखिरी में क्या कुछ होगा। अभी बहुत कुछ मतलब अभी धुंध है, अभी बहुत कुछ स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता रहता तो पांडे जी अब तक सब कुछ क्लियर कर दिए होते। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण होगा कांग्रेस से, राजपूत होगा जेएमएम से, ये तय है। जाति के आधार पर आप बताएं। हाँ, एकदम ब्राह्मण होगा कांग्रेस से। हाँ, मतलब कौन ब्राह्मण अब कौन जीता? दीपिका पांडे। हाँ, एक हो गई। राजपूत कोटे से अनूप सिंह नहीं, जेएमएम से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, जेएमएम से अनंत प्रताप देव, छोटे राजा हो गए। तो ये दोनों फिक्स हो गए। दो मुसलमान के चेहरे फिक्स हो गए। हफीजुल और इरफान, उसमें थोड़ा निशात आलम का नाम नहीं, निशात आलम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और सरकार भी इंटरेस्टेड नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का तय है। हाँ, इरफान का तय है। अब रही बात की आरजेडी से। आरजेडी में ये है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए, उनका कार्यकाल में ठीक प्रदर्शन हुआ तो उनको मंत्री पद दे दिया जाए। तो
एक मंत्री पद होंगे तो संजय यादव गोड्डे वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, यही है फाइनल। और इनको विधायक दल का नेता बना दिया गया है सुरेश पासवान जी को। तो ये हो गया है, आरजेडी लगभग मतलब आप कह रहे क्लियर। हैं ज्यादातर तय है। हाँ, वो हुसैनाबाद विधायक दल का नेता बना करके उनको किनारे कर दिया गया। हाँ, और वो तो पहले भी एक बार आपको याद होगा जब 13 महीने की सरकार थी हेमंत सोरेन की पहली दफा, तो उस दौरान भी उनको मंत्री बनाया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि उनको फिर से रिपीट किया जाएगा। और उनके कार्यकाल के दौरान आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव आए हुए थे रांची बीएनआर में जो गेस्ट हाउस है रेलवे का, और उस नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान बने थे। और उस वक्त शहर में जो है जो मास्कलाइट वगैरह जो लगता है सनी, वो खराब थी। और चूंकि लालू यादव का अपना एक अंदाज है पॉलिटिक्स का, वो सरेआम जो है अपने मंत्री को डांट रहे थे कार्यकर्ताओं के बीच में कि मतलब अगर आप नगर विकास मंत्री हैं और राजधानी में अगर मास्कलाइट ठीक नहीं है तो आप क्या काम कर रहे हैं। वो अपने शब्दों में अपने लहजे में बोल रहे थे और कार्यकर्ता काफी खुश हो रहे थे। पांडे जी, हाँ कंटिन्यू। और रही बात दलित चेहरे की, तो दलित चेहरा जेएमएम से होगा। जेएमएम से तो क्या माना जाए कि उमाकांत रजक जो अमर बावरी को चुनाव हरा कर जीते हैं, उन पर ये रिस्क लिया जा सकता है? नहीं, इस बार थोड़ा चेंज है। कोल्हान से दलित चेहरे की उम्मीदवारी देखी जा रही है, और वहाँ से दीपक बिरवा, और उसके बाद ये कालिंदी, ये मंगल कालिंदी, हाँ जुगसलाई, हाँ, दूसरी बार वो जीत कर आए हैं, गरीब भी हैं, इसलिए एक मैसेज वो करने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि इस बार दलित समुदाय से कांग्रेस भी देना चाह रही है एक कैंडिडेट। तो हो सकता है कि राधा कृष्ण किशोर की किस्मत खुल जाए, लेकिन यह है कि राधा कृष्ण किशोर और प्रदीप यादव एक ही कैटेगरी में गिरते हैं। दोनों कांग्रेस से फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन दोनों 6-6 बार के विधायक हैं। राधा कृष्ण किशोर तो पहले से कांग्रेस से लड़े हैं चुनाव? नहीं। अच्छा, जीते नहीं? हाँ, मतलब कांग्रेस पार्टी के सिंबल में अभी आए ना, और ये किए, तो इन दोनों में से इन दोनों पे ऑब्जेक्शन है। अब रही बात कि थोड़ा यूथ को लेकर है कि यूथ का भी थोड़ा सा ये रहना चाहिए। अमित महतो का नाम है? अमित महतो का नाम नहीं है। नहीं, योगेंद्र महतो? हाँ, उनका नाम है। गोमिया के जो विधायक हैं, आज गए भी थे हेमंत सोरेन जी उनके घर। हाँ, दूसरी बार वो जीत भी रहे हैं। तो वो इस चुनाव जीते थे एक बार। हाँ, उनकी पत्नी जीती थी। तो वो उनका नाम है। हम लोग कहीं 12 के पार में चले जाएं। 12 के पार चले गए हैं? 12 के पार मुख्यमंत्री को लेके 12 होगा ऐसा मुझे यकीन नहीं है। मुझे लग रहा है 11 का बीमारी। 12 के पार तो जाएगा ना संजय, जब पार्टियां नहीं तय कर पा रही है तो हम लोग कैसे तय कर दें? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अभी जो ऊपरी तौर पे, जैसे सरकार की इच्छा है कि रामेश्वर ओरांव बने क्योंकि वो वित्त अच्छा संभालते हैं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट वित्त में कौन हो सकता है? तो एक हैं आपके ये राधा कृष्ण किशोर और एक प्रदीप यादव, लेकिन दोनों वो फर्स्ट कैटेगरी में गिरते हैं। इसके बाद कौन सीनियर हैं अभी सबसे कांग्रेस में? कांग्रेस में रामचंद्र सिंह है, तीसरे बार के। विक्सल कोंगाड़ी हैं, दूसरे। इरफान जी भी तीसरे बार के हैं। राजेश कश्यप दूसरे बार के हैं। ममता देवी दूसरे बार की है। दीपिका दूसरे बार की है। मतलब कितनी बार जीते इससे तय होता है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं। वो प्रमंडल के अनुसार और जाति का समीकरण बैठाने की कोशिश होती है। हर पार्टी चाहती है कि हर प्रमंडल में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाए अगर विधायक है वहां से। तो इसलिए मैंने कहा ना कि छोटे राजा का बनना तय है। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड जाति से आते हैं, राजपूत है, और पलामू प्रमंडल से आते हैं। तो मिथिलेश ठाकुर चूंकि ब्राह्मण थे और वो हार चुके हैं, और वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो पलामू में फिर दूसरा कौन सा एक जात है जिसको मतलब प्लीज करने की कोशिश होगी? तो वो है कि भाई दलित जात को उठाया जा सकता है। वो सीट भी रिजर्व है पलामू लोकसभा, तो वहाँ से एक दलित को उठाने की बात हो रही है। तो इस तरीके से बैठ के समीकरण बनाया जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कल अकेले शपथ लेंगे, क्योंकि जहाँ समय लग जाता है बैठाने में गोटियाँ,
तो उसमें अकेले। तो बिल्कुल लाइव काफ़ी लंबा हो गया, बस अब इंतज़ार कीजिए कल तक का। कल तो हालांकि जो फॉलो आपके पास जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे। ये मेगा शो जो है वन मैन शो टाइप से होगा और उसके बाद फिर अन्य लोग जो है शपथ ले सकते हैं। कौन कौन नाम शामिल होंगे इसको लेकर जिच बरकरार है, चर्चा लगातार जारी है। आप फॉलो अप के साथ बने रहें, हमेशा की तरह सबसे पहले फॉलो अप ही आपको सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएगा। शुक्रिया।